मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फिर से हमारे इस चैनल नॉलेज हब में आपका पुनः स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 8वीं के भूगोल विषय के तीसरे पाठ आर्द्रता एवं मेघ का अध्ययन करते हैं। आर्द्रता का मतलब होता है बच्चों एक तरह से वाष्प, और मेघ का मतलब होता है बादल। तो बच्चों जब देखिए वातावरण में, आकाश में जब बादल छा जाता है और उसी में थोड़ी वाष्प की मात्रा अगर बढ़ती है तो और ज़्यादा अत्यधिक जो हो जाता है, मौसम ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसी का हम अध्ययन करने वाले हैं। इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण ध्यान से देखिए बच्चों। देखिए हर जगह का मौसम, जिस प्रकार से जहाँ का वातावरण होता है, जहाँ की जलवायु होती है, उस प्रकार की वहाँ की स्थिति होती है, मौसम होते हैं। जितने भी भारत में प्रांत हैं, राज्य हैं, हर जगह की जलवायु के हिसाब से बच्चों वहाँ का वातावरण और मौसम क्या होता है, बदलता रहता है। और यह निर्भर करता है कि किस प्रकार की वहाँ की आर्द्रता है, या वहाँ पे किस प्रकार से जो है मेघ छाते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। तो डायरेक्ट बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वाष्पीकरण। वाष्पीकरण यानी बच्चों जल का भाप में जब रूपांतरण होता है, इस प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। सूर्य की उष्मा के कारण पृथ्वी का जो पानी होता है वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यानी सूर्य की जो उष्मा पड़ती है, धूप पड़ती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया वातावरण की शुष्कता, तापमान एवं वायु के संयोग पर निर्भर होता है। यानी वायु का जैसा उसको साथ मिलता है, वह वाष्प जो है उतनी गति से जो है बच्चों आगे बढ़ता है। और शुष्क एवं ठंडी वायु हो तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू होती रहती है। इसके विपरीत यदि वायु नम हो तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। यदि वातावरण में वायु के बहने की गति एवं तापमान अधिक हो तो ऐसी स्थिति में वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी के साथ होती है। यानी पानी बहुत जल्दी से जल्दी जो होता है वाष्प में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये वाष्पीकरण होता है बच्चों। इसी वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, हमारे जो मौसम होते हैं वह बदलते रहते हैं। वातावरण की आर्द्रता देखिए इसमें बच्चों ये जो देखिए इसमें बताया गया है एक स्पंज के माध्यम से। इसे आप पढ़ेंगे तो आपको सुस्पष्ट तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नॉलेज होगा आपको। वातावरण की आर्द्रता, वायु में वाष्प की मात्रा वायु के आर्द्रता कहलाती है। वातावरण की शुष्कता अथवा नमी आर्द्रता अर्थात वाष्प के अनुपात पर निर्भर करती है। वायु विशिष्ट तापमान पर विशिष्ट अनुपात में ही वाष्प धारण कर सकती है। वायु जैसे जैसे ठंडी होती जाती है उसकी वाष्प धारण क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि फिर उसमें उष्मा उतनी नहीं रहती, उष्णता उसमें नहीं रहती, इसलिए वह जो है वाष्प धारण क्षमता उसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका अर्थ है कि गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में अधिक वाष्प धारण कर सकती है, यानी गर्म वायु होनी चाहिए। किसी विशिष्ट तापमान पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसकी वाष्प धारण क्षमता और उसमें उपस्थित वाष्प का अनुपात समान हो जाता है। तो वायु की ऐसी स्थिति को वाष्प संतृप्त कहते हैं। देखिए बच्चों इसमें दिया गया है चित्र को, देखिए इसका निष्कर्ष लिखिए आप ध्यानपूर्वक, तो आपको समझ में आएगा। अगली तरफ हम चलते हैं बच्चों। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है। एक घन मीटर वायु में कितने ग्राम वाष्प है, इससे वायु की निरपेक्ष आर्द्रता की गणना की जाती है। उदाहरण से सागरीय वायु में भागों में वायु की निरपेक्ष आर्द्रता स्थलीय भागों की वायु की अपेक्षा अधिक होती है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है तो ध्रुव पास में कम हो जाती है, क्योंकि वो ध्रुव के पास बच्चों क्या होती है, आर्द्रता कम इसलिए होती है क्योंकि वह गर्म होता है। ठंड होता है। धरातल एवं भूमि एवं जल की वितरण एवं ऋतु के अनुसार भी निरपेक्ष आर्द्रता पर प्रभाव पड़ता है। सापेक्ष आर्द्रता क्या होता है बच्चों, किसी विशिष्ट तापमान एवं विशिष्ट आयतन वाली
वायु की निरपेक्ष आर्द्रता एवं उसकी तापमान में वायु की वाष्प धारण क्षमता का अनुपात वायु की सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। इसकी सापेक्ष आर्द्रता बच्चों देखिए, इसमें एक सूत्र के माध्यम से आप निकाल सकते हैं, करके बताया गया है। इसे देखिए, इसमें संगणन विधि बताई गई है कि जब हम किसी बर्तन, जैसे कुकर के माध्यम से इसमें बताया गया है कि हम किसी बर्तन में देखिए, जब बच्चों किसी खाना को पकाते हैं तो वाष्प देखिए सीटी जो उड़ जाता है, लेकिन जब बर्तन देखिए ढक्कन खोलते हैं तो फिर से उसमें ढक्कन के नीचे से देखिए पानी फिर से गिरता दिखाई देता है। यानी जब वह हवा के साथ संयोग करता है, उसमें जो संघनन प्रक्रिया होती है उसके द्वारा फिर से वह पानी वाष्प जो होता है वह बूंद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया आपने पढ़ा ही होगा। देखिए यहाँ पे कुछ अब क्रिया दी गई है, इसे आप ध्यानपूर्वक देखिए और समझने की कोशिश करिए। गिलास में देखिए आप बर्फ डालते हैं, लेकिन गिलास के बाहर देखिए क्या होता है, पानी की बूंदें हमको जो है बाहर दिखाई देती हैं। उसके ये संघनन के कारण होता है। संघनन होने से क्या होता है बच्चों, और गिलास थोड़ी देर में जो है पानी की जो बूंदें गिलास के बाहरी भाग में जमा हुई दिखाई देती है। कि वायु की वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आने से वह संघनन हो जाता है। हम गिलास के बाहरी भाग पानी की बूंदें जमा होने लगती है। इसे संघनन प्रक्रिया कहते हैं। संघनन प्रक्रिया से जल में बूंदों की परिवर्तित हो जाती है। दूसरे कार्य में हवा में वाष्प में संघनन क्रिया होती है। संघनन और द्रवण बच्चों देखिए, वायु में तापमान कम होने पर वायु की वाष्प धारण क्षमता कम हो जाती है और वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होने के कारण वाष्प का द्रवण होने लगता है। उस समय वायु के उस बिंदु तापमान पर पहुंचना आवश्यक होता है। द्रवण हेतु तापमान कम होना और सापेक्ष आर्द्रता बढ़ना आवश्यक होता है। तो खुले वातावरण में सूक्ष्म कणों के चारों ओर धूल के कण, लवण इत्यादि होते हैं। ओस, तुषार, कोहरा या जमीन पर सटकर, तो वहीं मेघ घूम के से दूर आकाश में पाए जाने वाले द्रवण के रूप में होता है। मेघ के प्रकार देखिए, बादलों के प्रकार बच्चों बताए गए हैं इसमें जो होते हैं किस प्रकार से, इसको देखिए आपको पढ़ना है। इस चित्र के माध्यम से मेघों के प्रकार दर्शाए गए हैं कि मेघों के प्रकार किस प्रकार से होते हैं। अधिक ऊंचाई वाले मेघ होते हैं, मध्यम ऊंचाई वाले मेघ होते हैं और कम ऊंचाई वाले मेघ होते हैं। फिर क्यूम्यूलस मेघ होता है, क्यूम्यूलोमिनस मेघ होता है। इसको थोड़ा सा पढ़िए बच्चों, जो नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर अगले वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इस वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के बीच, लाइक करें, आइकन बटन दबाने की भूल न करें। आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नई नई जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।